आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो पेशे से वकील हैं, अब देश के कानून मंत्री हैं, लेकिन वकील भी हैं। दरअसल अदालत में वकालत नहीं करते हैं, अब जनता की अदालत में वकालत करते हैं सरकार की। रविशंकर प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो बात मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जिसको लेकर देश में हर जगह सड़क पर, घरों में आक्रोश था, डर था कि बेटियों का क्या होगा, हमारी जो नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा था, और उस पर आखिरकार जो प्रावधान आए हैं। रविशंकर जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी आज सुबह आए हैं लंदन से और जर्मनी से, 8:30 बजे पहुंचे, रात भर प्लेन में सोए या नहीं सोए, कहा कैबिनेट मीटिंग करो, और हम लोगों ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव का सार क्या है? देश की बेटियों की सुरक्षा का सार है। नंबर 1, अगर 12 साल से नीचे की बेटी के साथ बलात्कार करोगे, फांसी होगी। अकेले करोगे, ग्रुप में करोगे, उनको भी फांसी होगी। अगर 16 साल तक की बेटी के साथ करोगे तो 20 साल की सजा, आजीवन, मतलब कभी नहीं निकलोगे। और अगर उसके ऊपर का रेप है तो 7 साल कम सजा को 10 साल किया गया है, और आजीवन भी है। लेकिन हमने बड़ा काम क्या किया है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे भारत सरकार के खर्चे से। उसकी योजना मेरा विभाग लेकर के आएगा। 2 महीने के अंदर अनुसंधान और 2 महीने के अंदर ट्रायल। और अगर एफआईआर करने में ऊपर के पदाधिकारियों ने आपको दबाव दिया कि मत करो, तो उनके ऊपर भी 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान। और सबसे बड़ी बात है, जिसको श्वेता जी आपको जानकर खुशी होगी, कि देश में बलात्कार के आरोपी बहुत हैं, छूटते हैं, नहीं छूटते हैं। तो हम एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं देश भर में। वो भी हमने निर्णय किया है कि कई बार आपने देखा होगा, एक उबर कांड में एक ड्राइवर था जिसका पूर्व में भी ये संस्कार था, तो एक डेटाबेस बनाने की बात है। तो हम प्रोसिक्यूशन को मजबूत कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहे हैं, पुलिस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, कानून को मजबूत कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि बेटी के प्रति नरेंद्र मोदी जी का सम्मान जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम हर वर्गों में काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं चाहता हूं, तो फिर इसके लिए हमने एक घटना का इंतजार क्यों किया, एक दुर्घटना का इंतजार क्यों किया, हंगामे का इंतजार क्यों किया? नहीं, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, इसको पूर्णता में देखिए, सख्त कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। और कई बार आपको देश का मानस देखना पड़ता है। उन्नाव में देरी हुई कि नहीं हुई? नहीं, मैं बताता हूं, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन देरी हुई ना? नहीं, दोनों बात देखिए आप। 1 मिनट क्षमा करिए आप। उन्नाव में अगर हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की गई कि नहीं की गई? विधायक जेल गए कि नहीं गए? कितने दबाव में? कितने दबाव में? 2 दिन के अंदर। देखिए प्लीज, सरकार हमारी काम करती है, और आज देखिए बाकी लोग जेल में हैं कि नहीं। और आप हमसे पूछ रही हैं, तो हम, आपको याद है ना कि बिहार में कितने कितने महान लोग और बाकी लोग को, और कांग्रेस का पूरा इतिहास है किसको किसको क्या बचाने का। आज मैं आपको पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। बेटी का सम्मान, देश का सम्मान, देश की चिंता होनी चाहिए। हमें लगा अगर देश का मानस बना है तो हम पहली कोशिश करेंगे। और एक बात मुझे आज आप लोगों से भी आग्रह करना है, अगर आप अनुमति दीजिए तो, इस तरह की बेटी के साथ कोई अगर होता है, उसका चेहरा आप क्यों दिखाते हैं टीवी पर? मत दिखाइए। उसका नाम, उसकी जाति, उसका धर्म, ये हम क्या कहना चाहते हैं? ये हम सबों की चिंता होनी चाहिए कि ऐसी बेटी को सम्मान करना, उसको सुरक्षित करना, ये हम सबों का दायित्व होता है। इसकी शुरुआत दरअसल कहीं और से हुई थी, और कहां से हुई थी? जम्मू कश्मीर से हुई थी, और वहां पर आपके साथी भी वो तस्वीर लेकर, वो नाम लेकर आगे बढ़ रहे थे। आपने सही माना, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मैं उनको यहां सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन यह क्या सही नहीं है कि हमारी उस कठुआ की बेटी को कितने दिन दिखाया गया? क्या जरूरत थी? शायद ये भी सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज देश में, मैं तो इस पक्ष का हूं कि इसके बारे में मीडिया में चर्चा करिए, आप लोग एक नीति बनाइए, सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि बलात्कार की आरोपी, चाहे वो महिला हो या बच्ची हो, उसका नाम, उसका धर्म, उसकी जाति। निर्भया में आपने एक नाम दिया था। ये भी हकीकत है कि उस चार्जशीट में धर्म का नाम लिया गया है। गलत है, मैं सही नहीं मानता हूं उसे, गलत मानता हूं। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई वो ठीक है, वो तो वहां के प्रशासन को काम करना चाहिए, और मेरी बात तो सुन भी रहे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चार्जशीट में आता भी है, उसका एक कॉलम होता है, उसको भी बदलने की जरूरत है।
मीडिया में मुझे लगता है कि इसका ध्यान रखने की जरूरत है। बात चूंकि निकली इसलिए बताया क्योंकि आज का दिन हम लोगों ने बहुत ही दूरगामी फैसले किए हैं देश में अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। रविशंकर जी, कानून बन जाते हैं, कानून कड़े रहते हैं, लेकिन वो कानून अमल में नहीं आ पाते, लागू नहीं हो पाते, वो हम कैसे? ठीक है, आपने बहुत सही कहा। इसीलिए हम लोगों ने आज काम क्या किया है, देखिए इस बात को समझिए। 14वीं फिनांस कमीशन की अनुशंसा के आलोक में फास्ट ट्रैक की परंपरा को समाप्त कर दिया गया था। एक जो पुराना फास्ट ट्रैक कोर्ट था लगभग 750 बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, बलात्कार के लिए वो था। आज का बड़ा फैसला यह है कि भारत सरकार के अपने खर्चे से एक बड़ी स्कीम हमारा जस्टिस विभाग बनाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का, और इसे हम राज्यों के साथ शेयर करके हाई कोर्ट से बात करके स्टैब्लिश करेंगे। फिर मैंने बताया जो प्रोसिक्यूशन की बात मैंने बताया, हमने फॉरेंसिक को आगे मजबूत बढ़ा रहे हैं, पूरा जो टेस्टिंग होती है रेप की। और कभी कोई दबाव बनाएगा, कोई विधायक अपने रसूख का इस्तेमाल करेगा, तब क्या करेंगे? देखिए इसके बारे में मैंने सोचना दूसरा है। अब ये देश बदल गया है, आप लोग हैं, मीडिया है, जनता है और दबाव है, इसलिए रसूख बहुत दिन नहीं चलता, और मैं तो मानता हूं चलना चाहिए भी नहीं। देखिए किसी का फॉल्स इंप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, कई बार ऐसी बात होती है, लेकिन शायद आज ये वक्त आ गया है कि देश को एक स्वर में इस देश की नारी शक्ति, बेटी के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आज का जो कानून हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया है वो अपने आप में वो मजबूती हमें देता है कि हमने दुनिया में एक संदेश दिया कि 12 साल की बच्चियों के खिलाफ रेप करोगे तो तुमको फांसी की सजा भी हो सकती है, और अगर ग्रुप में करोगे तो सबों को फांसी की सजा होगी। बाकी सब बातें, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई कि जो जुवेनाइल करते हैं अडल्ट क्राइम के लिए अडल्ट पनिशमेंट, देखिए वो एक दूसरा विषय है, और मेरा उसमें आज आपने चर्चा की है, ये बड़ा ही बॉर्डरलाइन केस है। बच्चे क्राइम करते हैं, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन हम ऐसा भी ना करें कि बचपन को सुधरने का मौका न दें। देखिए मैं थोड़ा अभी एक कानून के छात्र और कानून मंत्री दोनों के हैसियत से बोल रहा हूं कि कई बार बच्चे स्लिप कर जाते हैं, तो क्या उनकी एक स्लिप के बारे में हम ऐसा करें कि उनके सुधरने का मौका ना दें? ये एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का प्रावधान। हाँ, जहाँ जहाँ कड़े करने की जरूरत है कड़े किए गए। निर्भया कांड में आपको मालूम है उसको सख्ती किया गया, और मेरे ख्याल में अगर वक्त आएगा कि लगता है कि बहुत से बच्चे भी खुराफात कर रहे हैं तो कानून को देखना पड़ेगा। लेकिन हमें एक शिष्ट और सभ्य समाज की भी चिंता करनी है, लोकतांत्रिक रूप से। हमें कोई जिस तरह का बाकी जगह न्याय होता है, आप जानती हैं कई पड़ोस के देशों में, हमें वैसा नहीं करना है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हमने देश की बेटी के लिए कुछ काम किया है, और मुझे बहुत गर्व है, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा एक मूल मंत्र है हमारी सरकार का। मोदी जी का याद है, मैं गया था करनाल में 15 में, वहां उन्होंने कहा था हरियाणा में अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। फास्ट ट्रैक आपने किया उन केसेस को, आप कह रहे हैं उससे ज्यादा फास्ट ट्रैक ट्रिपल तलाक वाले बिल को करता हुआ देखा गया, और लोगों ने कहा कि अगर उस पर इतना जोर दे सकते थे तो महिला सुरक्षा पर भी थोड़ा सा ज्यादा जोर दे सकते। तो मैंने बताया ना कि महिला सुरक्षा के पूरे जो हमारे मनरेगा जी ने सब कार्रवाई की है, उस विभाग में जो काम हुआ है वो आपके सामने आया है कि नहीं आया है? देखिए कुछ लोग सिर्फ तेजी करने का दिखावा करते हैं, जो कोशिश भी की थी वो भी फंसा हुआ है अभी मामला। देखिए ट्रिपल तलाक के बारे में तो हमें बहुत पीड़ा होती है। क्या कुछ मामलों में हम राजनीति से ऊपर उठेंगे? मुझे याद है मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जब मैं आया था लोकसभा में पारित होने के बाद, और मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, देश से बहुत बधाई आई। उन महिलाओं के आंखों में हमने एक आशा का नूर देखा था। बहुत सी बेटियां मुझसे मिलने आई थी कि कानून मंत्री जी आज हमारी ईद है, आज हमारा 15 अगस्त है, लेकिन आपने पॉलिटिकल कारणों से उसको रोका हुआ है, अब रास्ता निकालेंगे उसका। हमारा साफ कहना है 3 तलाक का मामला न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, न धर्म का है, यह नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का। और अगर दुनिया के 22 इस्लामिक देशों में 3 तलाक नियंत्रित हो सकता है तो भारत में क्या दिक्कत हो रही है? यही तो सवाल है, क्योंकि वोट बैंक आड़े आ जाता है, और मोदी जी की सरकार इस मामले में महिलाओं के प्रति पूरी कमिटेड है और कमिटेड रहेगी। एक और मामला जो अटका हुआ है वो SC/ST एक्ट संशोधन का जो मामला है पूरा, वो भी तो नहीं सुलझ पाया है अभी तक। नहीं, उसमें आपको हम बता देते हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से परेशानी हुई है। इस बात को आप कभी नहीं भूलिए कि ये कानून बना था 1989 में। मोदी जी की सरकार 2015 में हमने इसको मजबूत किया। कोई हमारे दलित भाई के गले में जूते का माला डाल दिया, चेहरे पे कालिक पोत दिया, कुआं का पानी नहीं पीने दिया,
उनकी महिलाओं से बदसलूकी किया, ये सब हमने सख्त किया है। उसको वोट नहीं देने दिया, नामांकन नहीं करने दिया, एक अपनी आदिवासी बेटी को देवदासी कह दिया, ये सब हमने कानून बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी मामले में टिप्पणी कर दी कि बिना इंक्वायरी किए आप एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। एंटीसिपेटरी बिल के कानून को भी लिबरल। हाँ, इस बलात्कार के मामले में हमने एक बात और भी कही है कि बच्ची के साथ रेप होगा या 16 साल के नीचे पर रेप होगा तो एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलेगा, और अगर आप बेल फाइल करेंगे तो बिना पीपी को नोटिस दिए 15 दिन का सुनवाई नहीं होगी। और तीसरा, जो विक्टिम बेटी है उसके परिवार वाले भी बेल को अपोज कर सकते हैं। ये भी आज के कानून का एक नया प्रावधान है, मैंने कहा बता दूं। तो अब वो हमने अपनी बात कही है, हमने साफ कहा है कि हमारी सरकार इस देश के आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और श्वेता जी कभी नहीं भूलिए, जब हमें मौका मिला तो हमने एक योग्य राजनेता जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया है। ये हमारा कमिटमेंट है। नहीं, लेकिन अब ऑर्डिनेंस लाएंगे इस पे आप? अभी हमने अपना लिखित स्टेटमेंट वहां दिया है, रिव्यू को लिए हम जल्दी वेट कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट जल्दी रिव्यू सुनेगा। बाकी कई राज्य सरकारें भी उस सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। देखिए, हम उसमें कभी पार्टी नहीं थे, हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने को नहीं कहा गया। नहीं, लेकिन ये भी कहा गया ना कि आप लोगों ने जानबूझकर देरी की, हिंसा भड़कने दिया, उसके बाद जाकर रिव्यू पिटीशन लेकर गए। नहीं, ये आप जान लें, 20 मार्च को यह फैसला आया, हमने जजमेंट निकाला और 5 दिन में रिव्यू पिटीशन तैयार कर दिया। तो अभी क्या आपको जजमेंट की खामियों को बताना पड़ता है? 6 दिन सुप्रीम कोर्ट बंद था, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमने 1 तारीख को फाइल कर दिया। पिटीशन की बात की, अब ऑर्डिनेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे उसको देखेंगे, लेकिन एक नजरिए से देखें तो इसमें लगता है वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर कांग्रेस पार्टी गलत बोलती है जज लोया के मामले में, तब वो आपको क्यों बुरा लगता है? आपने बहुत अच्छा किया, लोया का विषय आपने उठाया। जस्टिस लोया 1 दिसंबर 2014 को अपने एक सिस्टर जज की बेटे की शादी में गए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, मर गए। 5-4 जजेस उनको ले गए, अस्पताल नहीं हो पाया। 3 साल कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है। 17 नवंबर को एक लेख आता है कारवां में गलत तथ्यों पर। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इसको इशू बनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़िए। उन 4 जजों को कहा गया इन्होंने मारा है, हमको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। वहां पर कहा गया कि अमित शाह के कंट्रोल में सुप्रीम कोर्ट है। क्या मतलब है एक टिप्पणी का? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने अब इस तरह की बातें कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी की गई और करवाई गई। आज पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है योजनाबद्ध तरीके से न्यायपालिका को बदनाम करने का एफपीआई रहा था। और मैंने कहा पहले, ये जनहित याचिका नहीं थी, ये कांग्रेस हित की याचिका थी और बीजेपी के अहित की याचिका थी। कपिल सिब्बल ने जाकर कहा था अदालत में कि 2019 से पहले तक मत सुनवाई कीजिए राम मंदिर मुद्दे का, क्योंकि एक बार चुनाव पूरे हो जाए उसके बाद करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों चीजों को तो नहीं जोड़ा जा सकता है? मैं आपसे, कपिल सिब्बल के कहने का मतलब क्या था? क्या देश की राजनीति को कोर्ट के माध्यम से प्रभावित और तय करने की कोशिश की जा रही है? और अगर फैसला हमारे मन लायक नहीं होगा तो 50 एमपी हम खड़ा कर देंगे। मैं भी मेरिट पर नहीं हूं, वो विषय तय करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति जी। लेकिन मैं आपसे एक गंभीर सवाल कर रहा हूं कि अगर मेरे मन लायक फैसला नहीं होगा, और बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है जनता के द्वारा, क्या वो देश की राजनीति को कोर्ट के गलियारे से तय करेगी? ये नहीं होगा श्वेता जी, जान लीजिए साफ साफ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 44 पर आए हुए लोग देश को कोर्ट के माध्यम से नहीं चलाएंगे बेबुनियाद जनहित याचिका पर। लोया पर राहुल गांधी ने देश में भाषण दिया था कि नहीं दिया था? जाकर के वहां दिया था कि नहीं? क्या आप जजेस को डराएंगे? ये है बड़े सवाल। पर इससे पहले ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ था ना कि 4 जज सर्वोच्च न्यायालय के निकल कर आ जाए जनता की अदालत में फैसले के लिए। कानून मंत्री के रूप में मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे न्यायपालिका के अंदर की ताकत पर विश्वास है। चारों वरिष्ठ जज हैं, फैसला करेंगे। उसके क्या प्रभाव हुए हैं ये देश की जनता तय करेगी। चलिए हम मक्का मस्जिद मामले पर जाते हैं। उसमें फैसला सुनाने के फौरन बाद जज ने अपना इस्तीफा दे दिया था। कैसे लोगों का विश्वास नहीं डिगेगा? उसने दिया और जज ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूं, क्या सबको ईमानदारी से सही लोगों को आरोपित किया गया था? क्या सच्चाई नहीं है कि भगवा आतंकवाद एक बड़ी योजना का फल था? देखिए आप, आज मैं सवाल पूछता हूं राहुल गांधी से और बाकी जवाब मांगता हूं कि भगवा आतंकवाद पहले किसने छेड़ा? श्रीमान चिदम्बरम ने।
छेड़ा किसने? श्रीमान सुशील कुमार शिंदे ने। छेड़ा किसने? दिग्विजय सिंह ने। और राहुल गांधी ने अमेरिका एम्बेसडर को मनमोहन सिंह के भोज में कहा, जो उन्हें हिलेरी क्लिंटन को दिया था, कि लश्कर तैयबा से भी अधिक खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। क्या मतलब है? भगवा आतंकवाद, भगवा इस देश के शौर्य का प्रतीक है। तो आपने क्या सबको सही हो सकता है कई बार कोर्ट ने पाया कि शायद सही लोगों को नहीं लाया गया था, राजनीति करने की कोशिश की गई थी। तो मेरे ख्याल में आगे आगे बहुत कुछ निकला। अब आप देखिए, ये जो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो कोडनानी का मामला आया है, अब कोर्ट ने पाया कि एविडेंस के मुताबिक वहां पर नहीं थी। कुछ लोगों ने उसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। क्या आप इस तरह के, और वहीं देखिए, आप आज सवाल पूछ रहे हैं कि छूट कैसे गए। गोधरा कांड में भी बहुत लोग छूटे ना, आपको याद होगा, तो वहां कहां सही छूट गए। ये मैं पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी दोषी है वो जेल जाना चाहिए। कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना। अगर हुआ था तो सब बरी कैसे हो जाते हैं फिर? यही तो कह रहे हैं कि आपने सही इन्वेस्टिगेशन किया क्या? इन्वेस्टिगेशन, मैं देखिए कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं। एक लोअर कोर्ट का फैसला आया है, जिसको शिकायत है अपील में जा सकता है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। लेकिन क्या इससे एक सवाल ये भी तो नहीं उठता है कि उचित प्रकार के लोगों को इम्प्लीकेट करने की कोशिश नहीं की गई? क्या सच्चाई नहीं है कि बहुत से लोगों को जो दबाव में उनका स्टेटमेंट दिलवाया गया, उनको कहना पड़ा कि मेरा स्टेटमेंट दबाव में लिया गया था? और ये तो उस समय के पदाधिकारियों के स्टेटमेंट पब्लिक रिकॉर्ड पर है श्वेता जी, कि हमें किस प्रकार से दबाव दे करके लोगों को फंसाने के लिए दबाव दिया जाता था। ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी करनी पड़ेगी पिछली सरकार को। और आपने पूछा हमसे, पिछली सरकार का तो पूरा षड्यंत्र ही था कि मोदी जी को फंसाओ, अमित शाह को फंसाओ। वो तो वहीं से शुरू हो रहा था। मैं उनका वकील रहा हूं। आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि अमित शाह के खिलाफ जिस केस पे उनको डिस्चार्ज एक्विटल किया गया है, उसमें कोई सबूत नहीं था। किस तरह से सीबीआई के ऊपर दबाव दिया गया हम लोग जानते हैं, हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। वकील आप रामलला के भी? हाँ बिल्कुल, गर्व है। अब मैं कानून मंत्री हूँ। लेकिन जमीन दिला दी, लेकिन तंबू से कब शिफ्ट होंगे रामलला? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि अब वो मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं उस पर अब कोई चर्चा नहीं करूंगा, मुझे करना भी नहीं चाहिए। जितना मैंने एक वकील के रूप में देखा है उसको, उसमें बहुत ही पर्याप्त सबूत है, इतना ही मैं कह सकता हूं। अब बाकी तो कोर्ट अपना फैसला करेगी। ये हम अपेक्षा करेंगे कि इसका निर्णय जल्दी होना। कानून मंत्री से अलग मैं आपको एक आईटी मिनिस्टर के तौर पर आपके सामने सवाल रखती हूं, और सवाल पहला डेटा लीक से जुड़ा हुआ है। क्या हम हिंदुस्तानी ऑनलाइन सुरक्षित हैं? बिल्कुल हैं। 130 करोड़ के भारत में 121 करोड़ मोबाइल फोन है, और मोदी जी की सरकार ने 3 साल में इतना मोबाइल फोन लाया जितना फ्रांस और इटली की जनसंख्या है। 50 करोड़ स्मार्टफोन है, 120 करोड़ आधार कार्ड है। क्या काम किया हमने? 30 करोड़ जनधन अकाउंट खोला, आधार से जोड़ा, और गरीबों का पैसा बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। मनरेगा का, राशन का, किरासन का, गैस का, हमने 83,000 करोड़ रुपए बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। ये डिजिटल इंडिया। कहा था ना राजीव गांधी ने, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, जमीन में 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में दिल्ली से 1000 रुपया भेजते हैं, गरीब के बैंक अकाउंट में 1000 रुपया पहुंचता है। आज हमें गर्व है, देश में स्टार्टअप मूवमेंट आगे, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। हम डाटा के बारे में बहुत सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं, 2 रूप में। एक तो भारत डेटा एनालिसिस का केंद्र बनना चाहिए, क्योंकि डेटा इनोवेशन आईटी क्षेत्र में एक नया अन्वेषण का और इनोवेशन का क्षेत्र है। लेकिन डेटा पर सुरक्षा भी होनी चाहिए। हमने श्री कृष्णा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं योग्य, उनकी अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए एक कमेटी बनाई है, और वो जल्दी रिपोर्ट देगी। हम एक बहुत ही मजबूत डेटा सुरक्षा कानून बना रहे हैं। हर किरदार में आपको देख लिया। आगे आप कुछ सोचते हैं अपने लिए? कोई अलग विभाग, मतलब गृह हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त विभाग हो गया, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हो गए? आप क्या सोच के आई, मुझे बता दीजिए पहले। देखिए, मुझे किस विभाग में काम करना है ये प्रधानमंत्री के हाथ में। मैं अपने विभाग से खुश हूँ। जो प्रधानमंत्री जी अपनी समझदारी में मुझे दायित्व देंगे, मैं काम करता हूँ। बिहार में मेरी कोई रुचि नहीं रही है शुरू से। मैं हमेशा केंद्र के लिए राजनीति में रहा हूँ और काम करता हूँ और काम करता रहूँगा, और मुझे काम करने दिया जाए, ये मेरी कोशिश जरूर है कि मेरा प्रदेश आगे बढ़े। बिहार के बच्चों में बहुत क्षमता है। आप भी उसी प्रदेश से आती हैं। आज देखिए, 2 बिहारी भी बात कर रहे हैं, और हम दोनों की एक कोशिश होनी चाहिए। तो कल जो मैंने बताया बीपीओ स्कीम में, मुझे जा करके उन बच्चियों के चेहरे पे जो आशा की चमक दिखाई पड़ी ना, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि बिहार के बच्चे अवसर चाहते हैं।
और शायद हम लोग मिलकर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.